अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। वैसे तो पाकिस्तान में सियासी वफादारियां तब्दील करने का मौसम हर इलेक्शन से कबल अपने जोबन पर होता है, लेकिन इस बार जिस तरह कुछ सियासी जमातों में माइनस और कुछ में प्लस हो रहा है, इस पर कई सवालात उठ रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसके कई रूपोश रहनुमा अचानक मंजर आम पर आते हैं और फिर या तो सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का। तहरीक इंसाफ के साबिक विफाकी वजीर अली नवाज अवान भी एक अरसे के बाद गुज़श्ता रोज अचानक मंजर आम पर आए और IPP में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने IPP का रुख किया है, जिनमें फरूख हबीब, फरदौस आशिक अवान, अंदलीब अब्बास, गुलाम सरवर खान, हाशिम डोगर, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान और दीगर कई रहनुमा शामिल हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने सिंध असम्बली गुलाम रसूल उन्नर ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सिंध से ही PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग भी नून लीग की कश्ती में सवार हो चुके हैं। ताहम PTI ने इन पार्टी छोड़कर जाने वालों को मौका परस्त करार दिया है। यहां सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा पार्टी के गैर यकीनी मुस्तकबिल की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं या वजह कोई और है? क्या सियासी वफादारियां बदलने की रिवायत से हमारी सियासत मजीद कमजोर नहीं हो रही? कहा जा रहा था कि इस बार इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वकीलों को मैदान में उतारने का इरादा रखती है। ताहम किसी नुमाया रहनुमा ने इस हवाले से अब तक कोई तरदीद या तायद नहीं की। दूसरी जानिब लाहौर बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। बाद सियासी तज्जियाकार इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई समझौता हो सकता है। तो यहां सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर इस इत्तेहाद को कबूल कर लेगा? तमाम सवालात तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो आपके जहन में वो रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और तर्जुमान साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपके वक्त का। कोई ताज्जुब, हैरत आपके लिए थी जब कल अली नवाज अवान IPP में शामिल हुए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत जुल्म अजीम होगा कि हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठें और हम फ़लस्तीन की बात ना करें। हमारे इज्तिमाई बदन से खून रिस रहा है और उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। अल्लाह हमें उसी तरह बेदार करे जिस तरह इकबाल का ख्वाब था और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से चाहते हैं कि इसके एक बदन में तकलीफ हो तो सबको तकलीफ तो हमें पहुंचती है, लेकिन हमारी मुश्तरका आवाज़ नहीं है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पे वो दिन लाए कि हम एक जान दो गालिब हों और इस तरह के जुल्मों को हम रोक सकें। आमीन। अमीर अब्बास भाई, मेरे लिए एक और अफसोस का दिन, लेकिन सियासत इधर करना उधर करना, किसी और जमात में चले गए, ये सारी चीज़ें सियासत में होती रहती हैं, लेकिन वो तब तक अच्छी हैं जब तक वो ऑर्गेनिक हों। एक शख्स अपनी मर्जी से कहीं जाए तो उसको उसका हक होना चाहिए, अगर उसको कोई अपनी सियासी जमात से बेहतर कहीं और लगे। लेकिन जब कभी किसी और वजह से आपको जाना पड़े, आप किसी लालच में जाते हैं, किसी खौफ में जाते हैं, किसी भी और वजह से जाते हैं, वो शख्स खुद बता सकता है वो क्यों गया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसमें लग ही नहीं रहा कि ये ऑर्गेनिक फैसला है, एक फैसला जो कि आप एक मन मर्जी से आज़ाद फिजा में ले सके। जो भी वजह है वो तो अली नवाज अवान साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि एक सियासी कारकुन जो है जिस तरीके से वो गया है, वो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नुकसान है। सियासी कारकुन जो है वो इस जमहूरी इमारत की एक ईंट है, तो एक एक ईंट अगर इस तरह गिरती गई तो ये तहरीक इंसाफ की ईंट नहीं निकल रही, ये इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की ईंटें हैं जो निकल रही हैं और उसका नुकसान पॉलिटिकल पॉलिटी को होगा। अली मोहम्मद खान साहब, अली नवाज अवान साहब की तो एक वीडियो भी सामने आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें जी, उन्होंने कहा था कि मेरे से मुतल्लिक कोई और बयान मंसूब ना किया जाए, अगर कभी ऐसा वक्त हुआ तो मेरा बयान यही है कि मैं PTI के साथ खड़ा हूँ। और उसके बाद फिर वो कल IPP में शामिल हो गए। लेकिन एक गैर मामूली बात यह थी कि ना उनका इंटरव्यू हुआ और ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो नुकसान तो है ना ये फिर पार्टी के लिए, अगर लोग छोड़ रहे हैं, तंजीमी लोग होंगे, तंजीम कैसे चलेगी? देखें, अगर मैं ये कहूं कि किसी के जाने से नुकसान नहीं होता तो वो बात भी सही नहीं है। लेकिन
کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص ایک وقت تک کام کرتا ہے، وہ اپنے ایک نیش بناتا ہے، اس کے ساتھ ایک لوگ چلتے ہیں، تنظیم چلتی ہے. لیکن آج سے چند سال پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. ہمارا ووٹ تحریک انصاف کے نظریے کا ہے. اس وقت تحریک انصاف کا نظریہ یا بیانیہ بہتر لفظ ہے، وہ عوام میں گھر کر چکا ہے. یہ سوچنا کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے وہ جیت جائے گا، یہ بھی غلط ہے. میں سیاسی کارکن ہوں، اپنے حلقے میں اتنے عرصے سے کارکن کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اپنے بھی الیکشن اللہ نے لڑوائے، اللہ نے جتوائے، میری کیا بسات ہے. اور میرے حلقے سے میرا چیئرمین خان صاحب بھی لڑے اور وہ بھی جیتے. تو یہ ساری ڈائنامکس نظر میں ہیں. ہر وہ شخص تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیتے گا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا سٹالورٹ ہے یا کوئی کارکن ہے جس کی حلقے میں پریزنس ہے اور جو حلقے میں جس کی موجودگی ہے، اور لوگ جس کی جو ہمارے ڈائنامکس ہیں، غمی خوشی میں گیا ہے، کسی کے تھانے کچہری میں گیا ہے، کوئی وہ غمخوار ہے، غریبوں کے پاس گیا ہے، اس کا ایک پولیٹیکل رول ہے، جرگے میں بیٹھا ہے، پنچایت میں بیٹھا ہے. جو ان سا بھی کوئی غریب، بے شک وہ مڈل کلاس کا غریب بچہ کیوں نہ ہو، اس کو ٹکٹ ملے گا، وہ جیتے گا. تو یہ تو ہمارا اتنا بڑا مسئلہ وہ نہیں ہے. دیکھیں، جیت ہم جائیں گے، لیکن اس طرح ہی جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جب محترم صدر مملکت سے وہ ملے تو اس کے بعد انہوں نے راج صاحب نے بات کی، سکندر سلطان راجہ صاحب نے، کہ لیول پلینگ فیلڈ اور تمام جماعتوں کو ایکول اپرچونٹیز، اس طرح کی اس پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی تھی. تو اس وقت جو ہو رہا ہے امیر عباس صاحب، یہ کسی بھی طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور ایک اور چیز مجھے یہ کہنے دیجئے، ایک ہوتے ہیں ٹریڈیشنل پولیٹیشن، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں. اس ملک میں دو بار، ایک تو ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے تھا نا، وہ تو اس کا تو ہمیں صرف کتابوں میں ہے، قائد اعظم کا. ایون بھٹو صاحب کا بھی میرا اور آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. لیکن حالیہ تاریخ میں دو بار ایسے ہوا ہے کہ یوتھ کو ذہن میں ایک میسج ڈالا گیا کہ یہ تمہارا ملک ہے اور کسی اور نے نہیں، تم نے اس کو سیاست کے ذریعے ایک پرامن پولیٹیکل جدوجہد سے ٹھیک کرنا ہے. ایک دفعہ بھٹو صاحب نے کیا، ایک دفعہ خان صاحب نے کیا. یہ جو مجھے ایک اور فکر ہے، دیکھیں مجھے دو چیزیں بڑی ہرٹ کر رہی ہیں، کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک ویژن پہ آئے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے راول پنڈی میں ہمارا جلسہ تھا اور اٹ واز 2011-12. اچھا، اس 24 نومبر کو مجھے 12 سال پورے ہو جائیں گے خان صاحب کی جماعت میں، بلکہ اب وہ میری جماعت ہے، میری جماعت ہے، ہم سب کی یوتھ کی جماعت ہے. میں آیا ایک کارکن کے طور پہ، میں اس وقت نہ میں نے تھا نہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. کارکنوں کے ساتھ آیا زندہ باد کرتے ہوئے. پیچھے سے میں نے دیکھا لیاقت باغ میں تو سٹیج پہ عمران خان صاحب کھڑے تھے اور صداقت عباسی صاحب مجھے دور سے نظر آئے. اب تو وہ جماعت چھوڑ گئے ہیں ظاہر ہے، جو بھی وجوہات تھی، اور لیڈرشپ تھی. پیچھے قائد کی تصویر تھی، علامہ کی تصویر تھی، اور ایک ترانہ لگا ہوا تھا سٹیج پہ کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو، کاغی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا. یہ ایک انقلابی شاعری علامہ کی. اور میں نے کراؤڈ پہ نظر ڈالی تو ہم جیسے کارکن، ہم تو گاؤں علاقے سے آئے تھے نا، ہم جیسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ویگنوں میں، گاڑیوں میں. اور میں نے وہاں ایلیٹ کلاس دیکھی، میں نے ریڈیو والا بھی دیکھا، اور میں نے ریٹائرڈ ملازمین نہیں ہوتے سول سروس کے، جو سیکٹری میکٹری لیول کے پرانے، جو جن کے درد ہوتا ہے، جس طرح رویداد خان صاحب جیسے لوگ. اور میں نے خواتین دیکھی، میں نے بڑی عمر کی اور نوجوان بچیاں، سب میں نے دیکھا کہ ایک ماحول تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے نیا پاکستان بن رہا ہے، قائد کا، اقبال کا بن رہا ہے. تو میرا نقطہ سب پلیز سمجھیے، یہ جو سارا ہو رہا ہے نا، وہ دل ٹوٹ رہا ہے پاکستان کی یوتھ کا. آپ کہہ رہے ہیں مایوسی پھیل رہی ہے نوجوان میں. پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ ملک میں شاید یہ ملک کی قیادت شاید میرے لیے نہیں ہے. میں انجینئر بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں ایون آرم فورس میں میں سب کو کہتا ہوں، میں منسٹر وغیرہ، یہ سیاست میرے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بس اسی طرح کے لوگ ہیں، کبھی اس جماعت، کبھی اس جماعت میں، کبھی ادھر سے پیسے پکڑ، کبھی ادھر سے. ایک نقطہ یہ. اور دوسرا جو مجھے یہ بھی کہنے دیجیے، جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے، حالیہ تاریخ میں جو ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں خاص کر، لیکن کچھ ہماری رجیم چینج جب ہوئی ہماری حکومت کے خلاف، اس کے بعد میں نہایت سنجیدگی سے اور بہت احتیاط سے ہی بات کرنا ہوں کہ میں نوجوان یوتھ میں اور اپنے اداروں میں ایک فاصلہ دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہونا چاہیے، جس سے میرا دل دکھتا ہے. ماضی میں یہ ٹرائبل بیلٹ میں ہوتا تھا تھوڑا بہت، جس کے لیے ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کے، میں اور میرے جیسے ہمارے تحریک انصاف کے اور لوگ دوست سرباب کرتے تھے کہ فاصلے نہ ہوں، ہم یک جان دو قالب ہو، کیونکہ اس ملک کو بہت سے ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں،
सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारा दुश्मन हर वक्त हमारी ताक में है, हमारी रोज शहादतें हमारे घरों में आती हैं, चाहे वो फौज की हो, चाहे वो पैरामिलिट्री को या पुलिस या आम पाकिस्तानी की हो। ये जो हुआ है, ये फासले खत्म होने चाहिए। ये मैं चाहता हूं हमारा नौजवान आज जो बड़ा हो रहा है, जो जिस फेज से आप और मैं आज से 10-12 साल गुजरे हैं पहले, या 15-20 साल पहले, बिल्कुल सही। कि आज का नौजवान जब ए लेवल्स करे और आपका आज का नौजवान जब एफएससी करे, वो सबसे प्रायोरिटी पहले वो पीए में रखे, और उसके साथ इंजीनियरिंग, फिर सिविल सर्विस, साथ में मेडिसिन, जिस तरह हमारे दौर में होता था कि प्राइड होता था कि आपने आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, आप एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, आप नेवी में जा रहे हैं, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में सीएसएस कर रहे हैं। इन चीजों से आपका नौजवान इस वक्त किधर जा रहा है? वो अच्छा है अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक फरार इख्तियार कर रहा है। हर कोई चाह रहा है मुल्क से बाहर जाए, अमेरिका में जाए, यूके में जाए। ये चीजें देखें, ये चीज रोकी थी खान साहब ने, जो ब्रेन नौजवान को ड्रेन एक होप दी हो थी। रहा है मायूसी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जी, वो रुकना चाहिए, वो रुकना चाहिए। इससे हमारे मुल्क का नुकसान आपने देखिए 2013 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, आप एमएनए बने, 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप एमएनए बने। आप जानते हैं कि पॉपुलैरिटी 22 में भी खान साहब मेरे हल्के से एमएनए बने। 22 में, ठीक है, जिमनी इलेक्शन में भी। तो देखिए अब 2024 8 फरवरी को आप क्या करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चाहे आपके चेयरमैन मैंने क्या करना है, जो करना है उसने करना है। बिल्कुल जिसने सही, उस 9 अप्रैल की रात खड़ा किया और जिसने ये 80-78 दिन जेल में इस्तेकामत दी, वही करेगा जो करेगा। मैं किसी काबिल नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आखिरी तो जारी बात है, हमारी निगाह उसी तरफ होती है। तो आप जानते हैं कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, बयानिया अपनी जगह पे, मकबूलियत अपनी जगह पे, कबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन लड़ना पोलिंग डे एक साइंस है। पोलिंग एजेंट्स ना हो, लोगों को बाहर कैसे निकाला जाएगा, लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे, लोग अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज करते हुए अदालतों में भाग रहे होंगे, उनकी कैंपेन कौन चलाएगा? ये बहुत अपहिल टास्क है खान साहब, ये कैसे पूरा होगा? तुम ये बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जेल में अक्सर ये सोचते थे, मैं सोचता था अडियाला जेल की डेथ सेल में, जिस डेथ सेल में मुमताज कादरी साहब थे, उसी में मैं भी था, उसी में मुझे भी रखा गया था। मैं रोज सुबह फजर की अजानें जब होती थी तो मैं जेल की सलाखों को देखता था और सोचता था कि अली मोहम्मद क्या करके आए हो? मुल्क का नुकसान किया है, रियासत के खिलाफ तूने क्या किया है? तू कोई गद्दार है, दहशतगर्द है, मसला क्या है? फिर दिल को ये तसल्ली होती थी कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सजा हो सकता है इम्तिहान हो। अपने दिल को खुश करने के लिए कहते थे कि नहीं, सजा नहीं है, ये इम्तिहान है। तो देखें, मैं अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप मुश्किलात से ना घबराएं। ये एक तहरीक है पाकिस्तान को खूबसूरत करने की। इकबाल की विजन पे कायद की उस पाकिस्तान को उन धुंधलकों से निकाल के दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की ये एक मॉडल स्टेट है। ये चाहता था हमारा कायद। वो जो लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिसपे, और सिर्फ वो कुर्बानियां क्यों हम याद करें 47 की, ये तो एक लड़ी है। ये तो 47 से पहले 1757 जंग प्लासी और टीपू सुल्तान, और उससे पहले भी आप, ये पूरी एक लड़ी है जिसका समर है, जिसका हासिल वसूल है, जिसका नतीजा है, जो कुर्बानियां थी उसका वजूद है पाकिस्तान। उस पाकिस्तान को दुनिया के सामने आश्कार करना कि देखें ये है वो पाकिस्तान जो हमारे पुरखे चाहते थे। सही। उसके लिए हमने हौसले नहीं हारने। ठीक है, कोई डिस्क्वालीफाई होगा, हम हुकूमत में इंशाल्लाह आएंगे, नहीं भी आए तो तरीके इंसाफ रहेगी, एक आवाज रहेगी। आखिर में वो कहते हैं ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, आस्तीनों में। इंशाल्लाह रहेंगे जी, खान भी रहेगा, हम भी रहेंगे, आप भी वैसे रहेंगे, आपकी जमात की आस्तीनों में जो बुत थे, रहेगा। देखिए आपकी जमात की आस्तीनों में जो बुत थे, अच्छा है वो निकल गए अब। No, I would not say that. I would not say that. अमीर अब्बास साहब, I would not, क्या पता बुत अभी भी हों, क्या पता मैं वो बुत हूं, मुझे क्या हक है किसी और को जज करने का? मुझे क्या पता किसकी माँ या किस बच्चे की चीख से कोई कमजोर हुआ। बिल्कुल सही। मेरी भी माँ की आंखों का पानी खुश्क हुआ, ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन मैं किसी को जज करने नहीं बैठा। मैं अपना इधर बैठा हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी, मैं इस पे अल्लाह करीम का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह जिस विजन पे आज से 12 साल पहले इस आदमी के साथ में खड़ा था तूने, और वो विजन क्या था, वो ये विजन ये है। और मैं ये भी कहता हूँ, मुझे ये भी कहने दीजिए, मैं ये नहीं कहता नून या पीपल पार्टी में सारे खुदा न खास्ता कोई मुल्क दुश्मन है या कुछ फलाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस भी जमात में हो मत छोड़ो खैर है अपनी जमात, मत आओ तरीके इंसाफ में, मत आओ अपनी जमात में रहो, लेकिन एक काम करो, मुस्लिम लीग नून के वर्कर को कहता हूँ,
जम के रहो नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन जब आपको लगे कि नवाज शरीफ साहब की बात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, आप सदाए एहतजाज बुलंद करो, आप डिफर करो, आप आर्ग्यू करो। ये है वो चीज जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हमें सही। सीखने को मिली, जब जो चादरों का सवाल हुआ। इसी तरह पीपल पार्टी के वर्कर को कि आप उस विजन पे जाओ जो भुट्टो का था। अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब कोई बात करें जो उस विजन के मुताबिक है, उससे पाकिस्तान के मफाद में पक्के खड़े हो, लेकिन अगर वो खिलाफ है तो फिर तो आप उनसे अपनी हिम्मत इख्तलाफ पैदा करें, करो। इख्तलाफ यस, करें और और ये अपनी देखिए, ये वफादारियां। जब हम करेंगे ना, जी। ये जब हम करेंगे ना, द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान वो क्या है। देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात तो मुझे खत्म करने दीजिए जी। कि जब एक आई थिंक लॉर्ड वेवल थे शायद, कि जब वो उनके पास आए, 2 घंटे उनको बात की, कायद आज़म वाज कीपिंग मम, कोई बात नहीं की। और उन्होंने यहाँ तक ऑफर किया कि मिस्टर जिन्ना, आप एक ट्रंकेटेड इंडिया को क्या करते हो, छोटा सा हिस्सा लेते हो, पूरा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल आप क्यों नहीं बनते। कायद खामोश रहे और खामोशी से उठ के चले गए, कोई बात नहीं की। और जब जाने लगे तो वॉइस रॉय ने पूछा कि मिस्टर जिन्ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो कायद आज़म ने अपना हैट ठीक किया, पीछे मुड़ा। मैं अक्सर विजुअलाइज करता हूँ इस नज़ारे को, पीछे मुड़ के देखा और कहा, मैं यहाँ अपनी कौम का सौदा करने नहीं आया था। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। मेरा ख्याल है इसी तारीख के $1 मिलियन स्टेटमेंट जो कायद ने जुमला बोला, इसी पे आपसे मैं इजाज़त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अर्जेंटीना 20वीं सदी के आगाज में मुआशी तौर पर खुशहाल मुल्क समझा जाता था, लेकिन अब उसकी ज्यादातर आबादी गुर्बत की चक्की में पिस रही है और उसका गुजारा हुकूमती इमदाद पर है। कभी इस मुल्क को इसकी शानदार ज़रात की वजह से ब्रेड बास्केट कहा जाता था और ज़रात ने इस मुल्क को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया था। फिर एक ऐसा सियासी खानदान उभरा जिसने इस मुल्क को जवाल पजीर कर दिया। इस सियासी खानदान के पेशरो ने भी यही रविश इख्तियार रखी और फिर मुल्क में जमहूरियत और अमरीत का खेल शुरू हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज इस मुल्क की मईशत जवाल का शिकार है। अर्जेंटीना के मुआशी जवाल का जिम्मेदार पेरोनिज्म को करार दिया जाता है। यह एक ऐसी सियासी तहरीक थी जिसके बानी हुआन डोमिंगो पेरोन और उनकी अहलिया ईवा डोर्थे थी। सन 1946 के बाद से इस सियासी तहरीक ने ही मुल्क पर ज्यादा अरसा हुकूमत की। यह ऐसे सियासतदानों का गिरोह था जो पॉपुलिज्म पर यकीन रखते थे और उन्होंने ही अर्जेंटीना को मुआशी बर्बादी की राह पर गामजन किया। इन हुक्मरानों ने मुल्की आमदन बढ़ाने के बजाय अपनी अयाशियां जारी रखी और हुकूमती अखराजात में इजाफा किया। उसका नतीजा महंगाई की सूरत में निकला और फिर महंगाई बढ़ती ही चली गई और खजाना खाली होता गया। सन 2014 में बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अर्जेंटीना के बारे में एक मजमून शाया किया जिसमें बताया गया कि दुनिया के बाकी मुल्क अर्जेंटीना के एक सदी के जवाल से क्या सबक सीख सकते हैं। बिलाशुबा मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक पॉपुलर सियासी रहनुमा हैं जो सन 80 की दिहाई से सियासी मंजरनामे पर पूरी आबोताब से मौजूद हैं। वो 6 बार वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रहे। उनके भाई 3 बार वज़ीर आला और 1 बार वज़ीर आज़म रहे, लेकिन वो इस मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार किसी और को ही करार देते हैं। वो एक बार फिर इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। उनके नाक़िदीन का कहना है कि नवाज शरीफ को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, जबकि बाज़ की राय में मियां साहब के साथ होने वाली ज्यादतियों को अनडू किया जा रहा है। ऐसा लगता है मियां नवाज शरीफ ने नून लीग में एक नई रूह फूंक दी है, लेकिन उसके बरक्स पीपल्स पार्टी संगीन सवालात उठा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवाज शरीफ को लाडला, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाडला प्लस करार दे रहे हैं। कहां खड़ी होगी नवाज शरीफ साहब की सियासत, और उनका नाम बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन से 4 माह पहले ही सामने आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब। नवाज शरीफ साहब लाडला हैं या लाडला प्लस हैं सर? ये तो मेरा ख्याल है अगर इनको इनकी तारीख के हवाले से देखा जाए तो ये लाडला डबल प्लस है क्योंकि इन्होंने हर वो काम किया है जिसकी पादाश में कोई और होता तो वो उसकी सब कुछ तबाह हो गया होता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमला 1997 में किया था, अदालत को डिवाइड कर दिया था। इन्होंने जो काम किए हैं इनसे
इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई एक आंच नहीं थी आई सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की। और जब इन्होंने उमर बंदयाल साहब के जब वो चीफ जस्टिस थे उनकी मियाद और दौरानिए में जो इन्होंने जुलूस निकाला जिसको मरियम बीबी ने लीड किया, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई जजों के बारे में और चीफ जस्टिस के बारे में बिलखसूस, वो तो कोई ऐसी अर्जा सराई तो और कोई नहीं कर सकता, किसी को इजाज़त नहीं है। इनको इजाज़त ये भी है कि ये अगर मुजरिम हो और सज़ा काट रहे हों तो इनको लंदन जाने दिया जाता है। इतना लाडला कौन होता है? दुनिया में कोई ऐसा लाडला नहीं मिला मुझे नज़र आया तारीख़ में दुनिया की, जिसको अदालत ने मुजरिम करार दिया हो और मुल्ज़म अभी ना हो, इल्ज़ाम उस पर साबित हो चुका हो, जो भी वो गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ वो अदालत अगली अदालत कर सकती है। पर जब तक वो फ़ैसला और अदालत और वो सज़ा मौजूद थी कि दुनिया में किसी शख्स को मैं नहीं जानता या सुना उसके बारे में, पढ़ा उसके बारे में कि जिसको मुल्क के बाहर बैरून मुल्क भेज दिया जाए, चाहे इलाज के लिए चाहे किसी और काम के लिए, उसको बैरून मुल्क भेज दिया जाए। फिर ये कि वहाँ से जब वापस आते हैं तो आप अभी मफरूर कैदी हैं, आपको सी ऑफ करता है वो हाई कमिश्नर, हमारा वहाँ का सफ़ीर, हाई कमिश्नर, वो आपको वहाँ से खुदा हाफिज़ कहता है जहाज़ पे बिठा के। फिर आप उतरते हैं जब इस्लामाबाद, तो चीफ़ जस्टिस जो मकामी चीफ़ जस्टिस है वो जो कि किसी दूसरे मुल्ज़म को वो बायोमेट्रिक्स के लिए हर पिटिशन पे बायोमेट्रिक्स के लिए तलब करते थे, वो उन्होंने बायोमेट्रिक्स की मशीनें और माहिरीन सारे इस लाडले के लिए पहुंचा दिए एयरपोर्ट पे, और वहाँ उनका बायोमेट्रिक्स की सहूलत मिली। जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो उनको इस्तकबाल के लिए एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है जो उनको उड़ा के और ले जाता है एक जलसा है आम से खिताब करने के लिए। कौन सा कैदी है दूसरा जिसको किसी जलसा आम छोड़ के अपनी बीवी से भी बात करने की इजाज़त हो ज़वाबित जेल के अलावा? तो ये तो बिल्कुल अब इनके लिए ये कैंपेन बनाने जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन, और गवर्नर हाउस के दरवाजे इन पे खुल रहे हैं कि अपनी सियासी पार्टी की मीटिंग्स ये गवर्नर हाउस में कर रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा लाडला कौन ही होगा? आपको लग रहा है कि मियां साहब चौथे वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आ चुके हैं, अब बन गए वज़ीर आज़म? अब नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, इसका तो अभी फ़ैसला होना है। पाकिस्तान में कोई पता नहीं होता तो अगले लम्हे या अगले दिन क्या हो रहा हो। आपको 8 मई को किसी को ध्यान था कि इतना बड़ा मंसूबा बन सकता है कि जिससे पॉलिटिकल वर्कर्स की राह हमवार की जाए कि वो दिफाई तनसीबात में भी पहुंच सकें या उनके करीब भी जा सकें, जबकि कोर कमांडर्स हाउस के लिए एक दिन पहले ही इतने पहरे थे, इतने नाके थे, 3 दफ़ा तलाशियाँ होती थी, कोई कार वहाँ स्लो डाउन हो जाती थी तो उसको भाग के सिपाही आके पूछता था चले चले आगे चले। तो ये अब वहाँ कोई बंदा ही ना हो, कोई पहरा ही ना हो, कोई रुकावट ही ना हो, और उधर को उनको तरगीब दे के उधर ले जाओ, फिर आगे जाके वो सारा काम जो उन्होंने किया और या उनसे करवाया गया। लोग तो इतने नहीं थे, कोर कमांडर हाउस की कोई भी फिल्म देख ले और अभी तक उन्होंने कोई सीसीटीवी कैमरास की कोई फीड नहीं दिखाई ना बताई। जो लोगों ने एमेचर्स ने वहाँ ले ली तस्वीरें वो दिखाई उन्होंने, वो गवर्नमेंट ने देती, गवर्नमेंट रोज़ मीडिया पे आ रही होती है। वहाँ 4-5 बंदे एक जगह पे, एक 2-4 इधर 2-4 इधर, एक टीवी तोड़ता है तो उसमें उस फ्रेम में सिर्फ एक बंदा और आता है, पास से गुजर रहा है। तो ये तो कोई क्राउड था ही नहीं वहाँ। तो इस किस्म की बातें और सवाल तो बहुत उठाए जाएंगे, पर ये मियाँ साहब
جو کہ گجرانوالہ میں وہ اتنی جارحانہ تقریر کرتے ہیں، ان کا لہجہ اس دفعہ لاہور اترے ہیں تو بالکل مختلف تھا. 4 دن پہلے ان کا لہجہ ذرا تلخ ہوا تھا لندن میں کہ بھائی صاحب جو شہباز شریف ہے وہ لاہور اترے ہی تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تلخ لہجہ استعمال کیا ہے. انہوں نے صرف تلخ نہیں تھا بیرسٹر پھر صاحب، سے صرف تلخ نہیں تھا میاں صاحب کا لہجہ. میاں صاحب نے کہا اس دفعہ مٹی نہیں ڈالیں گے، جب تک حساب نہیں ہوگا آگے ہی نہیں بڑھ سکتے ہم. ہاں تو آپ دیکھ لیں. پر وہ بھائی صاحب وہ ابھی اترے ہی تھے جہاز سے کہ ان کو واپس بھیج دیا گیا. 17 لاکھ کا بتایا ٹکٹ بتایا جاتا ہے. خیر ان کو اس کی تو پرواہ نہیں ہے، پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں اللہ کے فضل سے. پر وہ واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ درست کرتے ہیں بھائی صاحب کا. پھر بھائی صاحب کا جو لہجہ یہاں ہوا لاہور میں وہ بالکل یکسر مختلف تھا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، کسی سے احتساب نہیں لینا چاہتا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. اور وہ سب کچھ سے مکر گئے جو 4 دن پہلے انہیں کہا تھا. صحیح، انہی نے کہا تھا. رائٹ. ایک وقفہ آپ کی اجازت سے بیرسٹر صاحب. واپسی پہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، الیکشن میں کیسے جائے گی؟ تحریک انصاف کے چیئرمین نے خفیہ ٹرائل یا جیل ٹرائل کو چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج بھی سماعت ہوئی، کل ممکن ہے آخری سماعت ہو. تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، پیپلز پارٹی کے کچھ نامور سینئر سیاستدان جیسے خورشید شاہ صاحب ہیں، کچھ اور ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہوئی تو ہم اس الیکشن کو شفاف نہیں سمجھیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہوئی یا اگر ہوئی اور جس طرح الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ایک پولیٹیکل پارٹی کو آزادی سے حق حاصل ہے، اگر وہ حق حاصل نہ ہوا تو الیکشن شفاف ہوں گے؟ الیکشن کسی بھی لیڈنگ شخصیت یا لیڈنگ پارٹی، اور اس وقت 3 ہیں جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان میں سے کسی بھی بڑی شخصیت کو آپ گرفتار کر لیں گے اور رکھیں گے جیل کے اندر تو یہ اور الیکشن کرائیں گے تو وہ شفاف الیکشن نہیں کہلا سکتے. ان میں آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف صاحب ہیں. میں اس قدر اہمیت، خیر شہباز شریف بھی ہیں پر ان کی اتنی اہمیت شاید نہیں ہے. مریم بی بی کی زیادہ ہو گئی ہے پارٹی میں اہمیت. اور عمران خان ہے. ان کو میں سے کسی کو جیل میں رکھیں گے تو آپ کے الیکشن شفاف نہیں ہو کہلائیں گے. یہ میں بالکل کھلے بندوں کہنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی امتیاز کی بات نہیں ہے کہ میں امتیاز اس میں کر رہا ہوں یا اس میں کر رہا ہوں. ساری پارٹیاں مفلوج ہو جائیں گی. ہمارے پاس کیمپین چلانے کے لیے اور کون ہے چیئرمین بلاول بھٹو کے علاوہ؟ آصف صاحب ہیں پر وہ بھی ذرا کچھ اتنا پریشر ٹینشن نہیں لے سکتے. زیرک ہیں، بالکل ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، پر جتنا ٹف شیڈیول بلاول رکھ سکتے ہیں وہ تو نہیں رکھ سکتے. تو اور الیکشن میں تو بڑا ٹف شیڈیول چاہیے ہوگا. سو ان میں سے کوئی بھی جو میں نے نام لیے ہیں، کوئی بھی اگر اس کو منع کر دیا جائے الیکٹرل پروسیس سے تو الیکشن مشکوک اور ان پہ بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا جو ملک کا بہت نقصان ہوگا. جس سے خفیہ ٹرائل کو جو چیلنج کر رکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے، 2 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ہے، جسٹس سمن اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ ممکن ہے کل فیصلہ اس پہ ریزرو ہو جائے، شاید کل ہی کوئی شارٹ آرڈر بھی سامنے آ جائے. دیکھیں جی، جیل ٹرائل اور خفیہ کیمرہ ٹرائل میں کوئی فرق نہیں ہے. جیل ٹرائل جن کنڈیشنز پہ یہ کر رہے ہیں یہ کر ہی نہیں سکتے. اور اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ عمران خان نے تو کوئی سیکیورٹی کی کا اندیشہ کے بارے میں کوئی اندیشہ
शायद एक्सप्रेस किया हो, लेकिन शाह महमूद ने तो कभी नहीं कहा मेरी सिक्योरिटी का मेरी ये है। उस बेचारे का क्यों जेल ट्रायल हो जाए? ये तो जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता, जब ख़ासकर जब एक डिवीज़न बेंच ने कह दिया है कि आप इन कैमरा नहीं कर सकते ट्रायल। तो ये इन कैमरा ही हो गया। इन कैमरे की दूसरी शक्ल हो गई कि होम सेक्रेटरी से लिखवा लिया कि जी ये जेल में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैदी है, मुलज़िम है, उसको ख़तरा है सिक्योरिटी का। वो उसकी सिक्योरिटी के ख़तरे में आप शाह महमूद कुरैशी, जिसको आप फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को हथकड़ियाँ लगा के लेके आते हो, इस पे भी शर्म आनी चाहिए इन निगरानों को और इस हुकूमत को। पर वो लेके आते हैं, बड़ी बदबख्ती है इस मुल्क की जो इस तरह ये काम हो रहा है। अगर बैरिस्टर फिर आप साहब ऐसा देखें कि हो, जब आप बैरिस्टर साहब सर अगर ऐसा हो कि अदालत कहे कि नहीं ट्रायल जेल में होगा, लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ सहाफ़ियों को हम इजाज़त देते हैं, कुछ वकला को हम इजाज़त देते हैं वो जा सकें, फैमिली जा सकती है, तो क्या ये निस्बतन रिलीफ मिलेगा उनको, या आप समझते नहीं जैसे बाकी अदालतें खुलती हैं उसी तरह से खुली अदालत में हो? देखें जी, वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान को अडयाला जेल से रेड जोन के करीब या अदालत में नहीं ले जा सकते, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक नहीं ले जा सकते। अगर आप एक शख्स की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप पे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी सर्विसेज पे क्यों खर्चा कर रही है ये कौम? ये आप एक की हिफाजत नहीं कर सकते तो 24 करोड़ की आप किस तरह हिफाजत करेंगे? ये तो बिल्कुल लूला लंगड़ा बहाना है। इतनी रियासत है, इतने गौर से आना कहाँ से? अडयाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स, कोई गुंजान आबाद इलाका भी नहीं है रास्ते में कि बड़ा कोई हो शोर मच जाए। अब उसका हक है, कैदी को कैद रखा हुआ है आपने, अब उसके बाद आप उसके जो हकूक़ हैं, जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं, ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड ओपन ट्रायल। अब ओपन ट्रायल जेल में तो आप कर ही नहीं सकते, बाई डेफिनेशन नहीं हो सकता, बाई डेफिनेशन नहीं हो सकता। तो ओपन ट्रायल करना का मकसद ये है कि आर्टिकल 10A की वायलेशन ना हो। ये एक 2010 में पार्लियामेंट ने आइन साज अक्सरियत के साथ ये 10A आर्टिकल 10A डाला था, जिसमें फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस आपका एक बुनियादी हक हो गया है। इसके अलावा के आर्टिकल 9 में और 10 में भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आर्टिकल 10A तो बिल्कुल एक किस्म का फाइनल हथौड़ा मारा गया है और बनाया गया है, तो उसके बाद तो ये हो ही नहीं सकता। आखिर में सर फरमाइएगा कि हो ही नहीं सकता। आखिर में फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि अल कादिर ट्रस्ट केस है या 9 मई से मुतल्लिक जो मुकदमात है जिनमें भी चेयरमैन PTI मुलव्वस हैं या जिनमें उनको समझा गया है कि ये उसमें हो सकते हैं, वो सारे मुकदमात या उनका ट्रायल जो है वो बंद अदालतों में ही होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी केस जो चेयरमैन PTI से मुतल्लिक है वो ओपन ट्रायल में नहीं हो रहा। तो वो ट्रायल नॉन ट्रायल्स हो जाएंगे ना। आप देखें मिलिट्री कोर्ट्स में बड़ी अंगेख्त हुई हुई है इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कि फ़ौजी अदालतों को 5 जजों ने क्यों गैर आइनी कह दिया। अब आप देखें फ़ौजी अदालतों की अपनी परफॉर्मेंस देख लें ना। फ़ौजी अदालतों ने जब लगी थी 2015 और 2019 तक, तो आप ये ख़ुद फैसला करें, हर शहरी जो सुन रहा है ख़ुद फैसला करे। जो मैं 2-3 फैक्ट्स बताता हूँ उनके बारे में। 253 फाइल्स ऑफ दीज केसेस ये पेश किए गए थे पेशावर हाई कोर्ट के एक बेंच में, जिसकी सदारत कर रहे थे वकार सेठ साहब, चीफ जस्टिस वकार सेठ। 253 फैसलों में से 253 फैसले कन्विक्शन के थे, यानी उनमें सज़ा थी, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला था। फिर उन 253 में वो सज़ा किस बुनियाद पे थी? कोई गवाह नहीं पेश हुआ, कोई दस्तावेज़ नहीं पेश हुई, एक इकबाली बयान था, सिर्फ एक इकबाली बयान
کہ جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس بندے کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کو وہ اقبالی بیان، ایک ہی مضمون کا اقبالی بیان، ماسوائے جہاں وہ فرق کوئی واقعاتی فرق ہے، ورنہ ایک ہی مضمون کا من کوئی مسمی ایک ایکس وائی زیڈ یہ اقرار کرتا ہے کہ اب ایک اقبالی بیان پہ آپ 253 آدمیوں کو سزائے موت یا لائف امپریزنمنٹ دے رہے ہو، تو کون سا جج، کون سا ہائی کورٹ کا جج، کون سا سپریم کورٹ کا جج یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے، اس کو بھی فیئر ٹرائل ملا ہے، اس کو بھی ملا ہے، اس کو بھی ملا ہے؟ 253۔ پھر ایک سٹڈی جو ہے اس میں 648 کیسز کو یہ سٹڈی کی ہے آئی سی جے، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کے، انہوں نے آ کے دیکھے تو 648 کیسز میں سے 647 میں کنوکشن تھی اور سزا دی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی بری نہیں، اور وہ جو 48واں تھا 648واں وہ سنا فوت ہو گیا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح تو فیصلے اگر ملٹری کورٹس کریں گے تو کس طرح برداشت کر سکتی ہیں عدالتیں، اور کس طرح آپ کو اپنے جو اپیل کیا اس میں بھی ریلیف مل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ 5 ججز کا فیصلہ اب ہولڈ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اوپن کورٹ کا انٹرپریٹیشن بالکل یہ ہوگی کہ اوپن کورٹ میں لے کے جائیں، عدالت کہے گی سیکیورٹی آپ دیں، آپ ایک بریگیڈ منگا لیں، آپ تو کہتے ہیں آپ 224 کروڑ آدمیوں کا دفاع کر سکتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں، ہم آپ کو اس سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کر رہے ہیں ہمارا دفاع، بالکل، لیکن ایک آدمی کا دفاع نہ کر سکتے ہو تو پھر تو بڑی بہت اور بہت اتنی شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ ایک مسلسل اعتزاز صاحب کا یہ ایک سٹانس رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نظام انصاف کے اندر، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، نہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، وہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ بہرحال ایک شکوہ ہے کہ انہیں ان کے مطابق انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ حتمی طور پہ یہ فیصلہ کرے گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا اسی طرح جیل میں خفیہ عدالت کی طرح۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔